नमस्कार। मैं हूं अशोक व्यास। कार्यक्रम इनसाइड टुनाइट विद अशोक व्यास में आपका स्वागत करते हुए आज मैं आपको भारत ले जाने वाला हूं। और पूरा विश्व अभी एक अलग रूप से परिवार यूं हो गया है कि एक चुनौती है जिसका सामना सभी देश अपनी अपनी समझ और सामर्थ्य के हिसाब से कर रहे हैं। भारत में जो कोविड 19 कोरोना वायरस के कारण जो स्थिति उत्पन्न हुई है, उसके बहुत सारे चेहरे हमारे सामने आ रहे हैं। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको देखकर, जिन संभावनाओं को देखकर हमें डर भी लगता है, और कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जिनमें ये साहस और संबल और ये एक आशा और उत्साह है कि हमें हर स्थिति में पूर्ववत ना सही अपनी जो आगे बढ़ने की यात्रा है उसको जारी रखना है। इसमें कुछ राजनीतिक इच्छा शक्ति की बात भी आती है, कुछ भारत में केंद्र और राज्यों के संबंधों की बात भी आती है। पर आम आदमी क्या सोच रहा है, आम नागरिक के साथ साथ जो व्यवसायी हैं वो इस समस्या को किस तरह अपने करीब पा रहे हैं और क्या आशाएं वो देख पा रहे हैं, उसके बारे में बात करने के साथ साथ चिकित्सा की दृष्टि से जिस तरह भारत इस स्थिति को निपटने में लगा हुआ है, उसमें जो चिकित्सक हैं वो अपनी भूमिका किस तरह निभा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा। पहले मैं आपको परिचित करवा रहा हूँ एक ऐसे व्यवसायी से जो कि 800 से 1000 लोगों का रोजगार टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देने वाले श्याम हर्ष जी जयपुर से जुड़ रहे हैं। श्याम जी, स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी। और फिर हमारे साथ आ गए हैं अब जो डॉक्टर साहब मनीष आचार्य जी, जो मुंबई से जुड़ रहे हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी अशोक जी। और सबसे पहले आपका, तो जी जी, आपका धन्यवाद करने के बात साथ साथ हमारे साथ एक और ट्रेडर जो है गुलाबी नगरी से आप जुड़ रहे हैं, और उनका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको गुलाबी दिखाई देगा। जितेंद्र बोरा जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्कार अशोक जी। तो श्याम जी से मैं शुरुआत करना चाहूंगा हमारी बातचीत की। वो कोरोना वायरस के बारे में जब पहले पहले आपने भारत में सुना तो क्या क्या आपके सामने था सोचने के लिए और सामना करने के लिए, श्याम जी? अशोक जी, जब सबसे पहले हमने कोरोना वायरस के बारे में करीब मेरे हिसाब से सितंबर या अक्टूबर में सुना था, वुहान प्रांत चाइना के बारे में, तो उसके पहले इस तरह के वायरस आया करते थे। लेकिन हमने कभी इसको इतना सीरियस नहीं लिया कि ये भी कभी भी हमारे इंडिया पे भी अटैक कर सकते हैं। हमने इस चीज को कभी सीरियस नहीं लिया। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से आई थिंक फरवरी के अंदर से गवर्नमेंट ने ये टेलीफोन रिंग टोन के द्वारा और कई स्तर पे इन्होंने हमको आगाह करने की कोशिश की कि देखो कोरोना एक वायरस है, आप इस तरह से इससे दूर रह सकते हैं। लेकिन जब तक हम ये देखते थे कि यार हमारे क्या हिंदुस्तान की 150 करोड़ की पॉपुलेशन, अगर उसमें कोई 1500 हो जाते हैं तो हमारे हिंदुस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो हमने इस चीज को क्यों हैबिचुअल नहीं हुआ, हमने इस यूज टू नहीं थे हम इस चीज का भी, इस तरह का वायरस भी कभी कोई अटैक कर सकता है क्या। क्योंकि उसके पहले दुनिया पे 3-4 बार वायरस ने अटैक किया, लेकिन ऊपर वाले की थी कि भाई हिंदुस्तान हमेशा अछूत आ रहा इस तरह के वायरस से। इसलिए हमको ये लगा कि भाई हिंदुस्तान अभी भी इस तरह के वायरस से अछूता रह जाएगा। ये था। तो एक तो हम कल्पना न केवल श्याम जी या हम में से कोई भी, कोई राष्ट्राध्यक्ष भी कल्पना नहीं कर सकता था, कोई स्वास्थ्य संबंधी कार्य में चिकित्सक के रूप में जो जुड़ा हुआ है वो भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस तरह का वायरस यूं असर करेगा। तो उस सॉरी मैं आपको बीच में, उसमें सबसे बड़ी भूमिका डब्ल्यूएचओ की भी थी। मैं श्याम क्योंकि जी आपका, जी मैं आपके पास वापस आता हूँ। मैं सोच रहा था मैं हाँ, डॉक्टर मनीष जी को भी हाँ, सम्मिलित करते हुए बात को आगे ले जाऊं। तो ठीक। मनीष जी, जब आपने सरकारी तौर पर ये जाना कि कोरोना वायरस के कारण ऐसी स्थिति है, ये एहतियात बरतने हैं, तो इमीडिएटली जो आपके पेशेंट्स मुंबई में आपके संपर्क में आते रहे, उनकी मनोदशा क्या थी और आप खुद क्या सोच रहे थे? जैसी गवर्नमेंट ने सबसे फर्स्ट लॉकडाउन का शुरू किया था रिगार्डिंग कोरोना वायरस के लिए, और जो जो इंस्ट्रक्शंस उन्होंने दिए थे, तो सबसे पहले तो जो पेशेंट्स यूजुअली जो क्लिनिक में आ रहे थे ओपीडी बेसिस के अंदर, सो दे वर रियली स्केर्ड, काफी डरे हुए थे वो। जिनको रूटीन में भी ये मौसम के हिसाब से जो बॉम्बे का जो क्लाइमेट है, तो ये फरवरी मार्च के टाइम पे सीजन जैसे ही चेंज होता है तो सर्दी खांसी के नॉर्मल वायरसेस एंटी जो
रूटीन के वायरल इन्फेक्शन से वो काफी कॉमन थे, बट अभी कोरोना के चक्कर में हर एक को डर बैठ गया था कि कहीं मुझे भी कोरोना शायद नहीं हो गया। सेकेंडली, मीडिया के जो न्यूज उनको मिल रही थी, भले ही वो व्हाट्सएप के ऊपर है या एनी सोशल मीडिया के ऊपर, तो जितने भी नेगेटिव रिपोर्ट्स थे वो पढ़ पढ़ के उनके अंदर जो डर था वो धीरे 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 करते बढ़ते गया। रूटीन में जिसको भी पहले वायरल इन्फेक्शंस होते थे वो काफी इजी गो रहते थे, किसी को क्लिनिक पे आने की जरूरत नहीं पड़ती थी, होम रेमेडी से खुद ही सेल्फ मेडिकेशन लेके अपनी गाड़ी चलाते थे। बट कोरोना के बाद में एक छोटी सी भी खांसी आना, एक रूटीन का छींक आना, थोड़ा सा भी गले में पेन होना, एंड इमीडिएटली वो पैनिक होके सीधे आपके क्लिनिक पे पहुंच जाते हैं। सो डॉक्टर्स के ऊपर सबसे बड़ा बर्डन था कि सबसे पहले उनको एजुकेट करना कि एक्चुअली ये वायरस क्या है, ये स्प्रेड कैसे होता है और आपको इससे बचना कैसे है। इन केस वर्स्ट सिनेरियो के अंदर अगर आपको ये इन्फेक्शन वायरस का आ जाता है तो डॉक्टर्स के पास एट प्रेजेंट अपने पास तैयारी क्या है इससे फाइट करने के लिए, वो उनको काफी समझाना पड़ता था, उस डर से कि भाई पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडिया का, उसके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है कि इतना बड़े पॉपुलेशन को जो सडनली अगर इन्फेक्ट हो जाएगा तो वो संभाल नहीं पाएगी। हॉस्पिटल सेटअप्स इतने नहीं है, आईसीयूज इतने नहीं है। तो जितना हो सके आप घर में रहिए और जो जो इंस्ट्रक्शंस गवर्नमेंट से आ रहे हैं तो थोड़ा सा आपको ध्यान पूर्वक फॉलो करना है, कॉशियस रहना है, पैनिक नहीं होना है। कॉशियस रहना है, पैनिक नहीं होना। इस बात को लेते हुए जितेंद्र बोरा जी, आपके पास मैं जब आ रहा हूँ तो आप एज अ ट्रेडर बहुत ट्रैवलिंग आपका रहता है और आपने कभी ये सोचा भी नहीं होगा, जैसे अब पूरी एयरलाइंस बंद है, देशों के बीच में यात्रा छोड़िए, आप घर से बाहर किसी से मिलने भी नहीं जा पा रहे हैं, तो जो आपका व्यवसाय है वो इससे बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ होगा। तो उस दृष्टि से और जो आपके साथ काम करने वाले हैं उनसे इस स्थिति के सामने आने पर क्या कुछ आप सुनते रहे हैं सरकार ने जो लॉकडाउन किया उसको लेकर, और आने वाले समय में व्यवसाय कैसे फिर फलेगा फूलेगा उसको लेकर? जैसे अभी ये गवर्नमेंट तो कर ही रही है कार्य अपने, बट जैसे ट्रेवल की बात है तो आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि आने वाले 3 महीने में हम लोग इधर से उधर सिटी में कहीं ट्रेवल कर पाएंगे। और जैसे डॉक्टर साहब बताया, पैनिक बहुत ज्यादा हो चुके हैं हम लोग, तो जाके वहाँ अदर सिटी में जाके होटल में स्टे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अभी। तो हमारी जो पूरी इंडस्ट्री है उसमें तो बहुत इफेक्ट आने वाला ही है, कंस्ट्रक्शन रिलेटेड हो और या ट्रेवल इंडस्ट्री हो, तो ट्रेवल में दिक्कत है अभी। तो ये दिक्कत की बातें बहुत सारी श्याम जी आपने सीधे सीधे अपने उन मजदूरों से भी सुनी है जो अब निश्चित रूप से फैक्ट्री चल नहीं रही है, तो और जो विस्थापित हुए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य, उनकी समस्या को आपने करीब से जाना भी है। उसके बारे में कुछ बताएं। और जो ये एक अनिश्चय और चिंता का काल है, इसने आपको क्या सिखाया जीवन के बारे में और व्यवसाय की प्रगति के बारे में? जहाँ एक मजदूर के व्यथा की बात है, ये डॉक्टर साहब ने बहुत सही बताया है कि हम पैनिक ना हुए, लेकिन इसके अंदर वो जो मजदूर है जो हजारों किलोमीटर दूर अपनी जगह से बैठा है, तो वो इस तरह से पैनिक हुआ कि सडन एक साथ उनकी एक बार लाइफ रुक गई कि अभी अब आज से आपको कहीं आना जाना नहीं है। तो वो एकदम पैनिक होता है कि भाई क्या बात हो गई, ये कौन सा वायरस है। और उसी टाइम में सोशल मीडिया पे तरह तरह के चालू होता है, इसके खांसने से आपके ये हो जाएगा, आप वो हो जाओगे, आप मर जाओगे। सो उनको ये लगा कि यार इससे बेटर टाइम हम कैसे ही करके, ये पता नहीं 15 दिन रहेगा कि 1 महीना रहेगा, हम अपने घर पे सेफ जाए। अगर हमको मरना है तो हम अपने घर पे जाके मरे, अगर हमको जीना है तो हम अपने घर वालों के साथ जिए। उनको ये लगा कि पता नहीं अब दुनिया इसके आगे आएगी या जाएगी, हम कैसे ही करके अपने घर पहुंचे। हमने जैसे ही हमको पता लगा कि भाई ये एकदम लॉकडाउन हो गया, तो अब हमारे ग्रुप जो बने हुए थे, हम फैक्ट्री के ग्रुप जो बनते हुए अपने व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पे हमने ये मैसेज दिए कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सरकार कह रही है जहाँ है वहां रहो, वहीं आप सुरक्षित रहोगे। लेकिन उनको ये लगा कि हो सकता है ये फैक्ट्री में हमको वापस बुलाने के लिए कह रहे हैं, हम किसी भी तरह एक बार अपने घर चले जाएं।
और उसी पैनिक के अंदर उन्होंने ये मूवमेंट चालू कर दिया और कुछ इस तरह से मूवमेंट किया कि मतलब लोगों को ये पैनिक लगा कि वो पैदल निकल गए। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ, हमारी यहाँ एक मर्चेंडाइजर काम करती है और वो कानपुर की है। तो वो मेरे को रोज फोन कर रही है कि सर मैं अकेली रह गई, पता नहीं मैं रात को कुछ हो जाएगा, मतलब वो डिप्रेशन में जाने लग गई। और सडन एक दिन पास का कहीं से व्यवस्था करके वो अपनी स्कूटी से जयपुर से करीब 600-700 किलोमीटर दूर कानपुर, अकेली लड़की 18-20-22 साल की लड़की, वो स्कूटी पे चली गई। तो ये पैनिक, जब पढ़े लिखे लोगों के अंदर ये पैनिक आ रहा है, तो ये जो कम पढ़े लिखे हैं, जो मजदूर हैं, उन पे स्वाभाविक है ये पैनिक आना। तो पैनिक की बात को लेते हुए कई बार ये है कि भाई निगेटिव है कि पॉजिटिव है, और कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव होगा, हम किसको एक्सपोज हो रहे हैं। डॉक्टर मनीष आचार्य जी, आपने मुंबई में क्या महसूस किया टेस्टिंग को लेकर? जिस तरह की नीति सरकार की रही, और टेस्टिंग फैसिलिटी अवेलेबल होना, सस्ती है महंगी है, वो जो प्रारंभिक चरण है कि भाई मैं ठीक तो हूँ, वो समस्या और वो चिंता लेकर जब मरीज आपके पास आ रहे हैं, और इन जनरल मुंबई में क्या आपको लग रहा है लोगों का जो मनोभाव है इस समस्या के बारे में, विशेष करके क्लियर होने के लिए कि भाई मैं कोरोना वायरस से प्रभावित हूँ या नहीं हूँ, इसके बारे में कुछ बताएं। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो टेस्टिंग जो अवेलेबल है, जो मान्यता जिसको मिली है, 2 टेस्ट हैं उसके अंदर। एक तो नेसोफेरेंजियल स्वैब होता है और दूसरा है थ्रोट स्वैब। तो थ्रोट स्वैब जो है वो काफी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काफी हद तक उन्होंने कैचअप कर लिया है। साथ ही साथ प्राइवेट लेबोरेटरीज को भी परमिशन मिली है, जिससे टेस्ट करने की सुविधा काफी बॉम्बे में हद तक बढ़ चुकी है। नो डाउट प्राइवेटली अगर आप खुद जाके टेस्ट कराते हो तो शुरुआत में तो काफी था कि भाई आपको डॉक्टर के लेटर चाहिएंगे, क्या आपको सिम्टम्स है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है कि नहीं है, फीवर है, क्या हुआ था। उसके बाद ही प्राइवेट लेबोरेटरीज वाले आपको टेस्ट कर रहे थे। टेस्ट करने के अंदर भी अभी ऐसा हो गया था कि काफी सारे पढ़े लिखे लोग और अनएजुकेटेड लोग भी जो थे वो हिचकिचाहट कर रहे थे, क्योंकि अगर हमने प्राइवेटली किसी लैब को बोला और वो अगर घर पे बंदा चेक करने आएगा, टेक्नीशियन पूरे अपनी पीपी किट पहन के आएगा, जब घर में आके एक ही जन का टेस्ट करेगा, टेस्ट करके जाने के बाद चाहे वो रिपोर्ट नेगेटिव आए, बट लोगों के दिमाग में एक सोशल स्टिग्मा का डर बैठ गया। तो वो कारण से भी काफी लोग इनिशियली टेस्ट करने को हिचकिचाहट कर रहे थे, जो अभी भी कर रहे हैं। काफी लोग हैं जो तैयार नहीं है सिम्टम्स आने के बाद में भी, उनको समझाने के बाद में भी कि आप जाके प्लीज टू बी ऑन द सेफर साइड, आप जाके एक बार चेक करा लीजिए। कोरोना जो है कोई जानलेवा नहीं है, उससे आप बच सकते हो, डेफिनेटली बचते हो, बट आपको एक बार टेस्ट करा के खुद को और खुद की फैमिली को आइसोलेट करके, ताकि आप उसको और ज्यादा स्प्रेड नहीं करे, उसके लिए आप जाके जरूर टेस्ट कराइए। बट काफी लोग डर के मारे वो टेस्ट कराने को भी नहीं जा रहे। अब रहती है पिक्चर जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की फैसिलिटीज है। टोटल नंबर ऑफ बेड कुछ कुछ हॉस्पिटल्स में करीब 120 है जो उन्होंने कोविड बेड्स के लिए रखे हैं। अब ये सिचुएशन के अंदर दूसरी बीमारियां जो है, डायबिटीज है, डायलिसिस के हैं, या कार्डियो रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं, जो दूसरे पेशेंट्स हैं, वो इमरजेंसी के ऊपर भी वो काफी इफेक्ट होने लग गया, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल जो केटर करते हैं ऑलमोस्ट 70% ऑफ द पॉपुलेशन बॉम्बे की प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स है। तो इसमें गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी का ऐसा हो गया था कि उन्होंने स्टार्टिंग में इनिशियली में तो नॉर्म्स कर दिया कि भी कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स चालू नहीं रहेंगे। तो फर्स्ट लॉकडाउन के थोड़े दिन के बाद में उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दी कि नहीं आप चालू कीजिए। जब उन्होंने चालू किया तो उनके ऊपर ये नॉर्म्स डाल दिए गए कि इन केस आपके हॉस्पिटल में अगर कोई पॉजिटिव पेशेंट आता है तो आपके पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन करना पड़ेगा, सबको आपको टेस्ट करना पड़ेगा, वो मैंडेटरी कर दिया। सेम अगर पेशेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल को तो क्वारंटाइन करके आप बंद नहीं कर रहे, देन व्हाई इट हैज टू बी डन विद अ प्राइवेट हॉस्पिटल। फिर धीरे धीरे पता चला चलो। मैं आपके पास वापस आता हूँ, और बहुत सारे लॉजिकल क्वेश्चंस हैं। जितेंद्र बोरा जी, ये जो स्थितियाँ स्वास्थ्य के बारे में एक अलग अलग तरह के संदेश भी कई कई आते रहे,
और इसमें जो सोशल मीडिया है वो भी कई बार ऐसी भूमिका निभाता है जो लोगों को कंफ्यूज अधिक कर देती है। पर उसके अलावा मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो छोटे बच्चे हैं, अभी स्कूलें भी बंद हैं, तो क्या स्थिति परिवारों में, आप मित्रों से बात करते हैं और क्या लग रहा है कि बच्चे इस स्थिति को कैसे स्वीकार कर पा रहे हैं? और जो अब वर्चुअल वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ गए हैं, तो क्या पढ़ाई लिखाई भारत में भी इसी तरह ऑनलाइन वर्चुअली क्लासरूम्स शुरू हो गए हैं क्या? उस दृष्टि से आपका ऑब्जर्वेशन और अनुभव है। व्यास जी, इसमें आपको मैं ये कहना चाहूंगा, बच्चे तो बहुत ही खुश है अभी। जो जो घर पे हैं वो काफी खुश है बच्चे, उनको कोई तकलीफ नहीं है। ऑनलाइन क्लास तो काफी होती है, किसी की होती है किसी की नहीं भी होती है। बस में विडम्बना एक ही चीज की है, जो मजदूर का बच्चा घर पहुंचना चाह रहा है और जो सक्षम फैमिलीज है वो बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं। मतलब मजदूर के बच्चे हम जो देखते हैं, न्यूज में देख रहे हैं सभी जगह, वो बेचारे घर पहुंचना चाह रहे हैं अपने। और बाकी जो सक्षम फैमिलीज है जो अफोर्ड कर सकती है वो इजीली घर में बैठे हैं, ऑनलाइन क्लास भी अटेंड कर रहे हैं, पेरेंट्स के साथ समय भी टाइम निकाल रहे, व्यतीत कर रहे हैं, अपना अच्छा क्वालिटी टाइम निकाल रहे हैं फैमिलीज के साथ। बट तकलीफ वही हो रही है जो मजदूर का बच्चा है जो अपने घर पहुंचना चाह रहा है। तो ये तकलीफ की स्थिति जो है श्याम जी, ये बहुत सारी स्थितियां एक साथ हमारे सामने आ गई। एक, आप कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। एक, आपके सामने अनिश्चय है कि आपका जो व्यवसाय है वो कैसे आगे ठीक ठीक बढ़ पाएगा। तो एक व्यवसायी के साथ साथ हम सभी, चाहे राजनीतिज्ञ है या चिकित्सक है, या हम अपने मन को लेकर व्यवहार करते हुए उसमें कई तरह का जो विचारों का उठना और गिरना है उसको महसूस करते हैं। आप अपने तौर पर बताएं कि आपने ये वाले जो सवाल आपके सामने उठ खड़े हुए, इतने लोगों के परिवारों का भरण पोषण, जैसे 800,000 मजदूर आपकी फैक्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आपके साथ जुड़े रहे हैं, उनकी भी चिंता, अपने व्यवसाय की भी चिंता, अपने स्वास्थ्य की भी चिंता। तो क्या कुछ आप सोचते रहे इन दिनों में, और कहाँ जाकर आपको लगा कि एक संतुलन आप प्राप्त कर पाए? अशोक जी, इस बारे में कहूंगा कि जैसे ही एक बार ये आप एक नॉर्मल ट्रेन में चल रहे हैं, जैसे इरफान खान ने बताया कि अब आपकी प्लानिंग होती है लाइफ की, आप आगे कुछ करना होता है आपके भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए, और सडन आपको आके एक टीटी रोकता है। तो वहां तो उसको कहता है आपका स्टेशन आ गया, यहाँ वो टीटी हमको कहता है जी अब ट्रेन आगे नहीं जाएगी, रुकेगी, अनिश्चितकालीन रुकेगी। वो एक सडन जब आपके लाइफ में आता है तो वंस आप एक बार ब्लैंक हो जाते हैं, आपको नहीं पता अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, हमने कभी किताबों में पढ़ा है ना, इसकी कोई हमारी हिस्ट्री थी। सो हमने अपना आत्म मंथन किया, 5-10 दिन जब हम घर में बैठे तो ये क्या भाई, ये क्या चीज है, क्या नहीं है, और अब आगे हमारा व्यवसाय पे इसका क्या फर्क पड़ेगा। फॉर्चुनेटली मैं अभी जो भी इंडिया की लीडिंग कंपनी है, जैसे रिलायंस है, मैक्स है, लाइफ स्टाइल है, इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, इनका काम कर रहा हूँ। मैं आपको एक चीज बताऊं कि हिंदुस्तान में एग्रीकल्चर फील्ड के बाद में टेक्सटाइल फील्ड ऐसा है जो हाईएस्ट एम्प्लॉयमेंट देता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में। तो उसके बाद हमारे को एक एश्योरेंस मिलता है फ्रॉम आवर ब्रांडेड साइड से, चाहे मैक्स हो, चाहे लाइफ स्टाइल हो, चाहे रिलायंस हो। वो कहता है कि आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है, व्यापार साइड से आपके ये ऑर्डर रुके जरूर है लेकिन हम लेंगे इनको। जैसे ही सारा कुछ ठीक होता है हम इनको लेंगे। हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमारे स्टोर चालू हो, सारे जन जीवन जो भी है वो एक व्यवस्था की तरफ आ जाए। तो एक ये जब आपके व्यवसाय में आपको ये एक संबल मिलता है कि नहीं यार, हमारा जो माल कटा पड़ा है या हमारा जो इनवर्ड आ चुका है स्टोर में वो जाएगा, तब मेरे को एक जीने की हमारे को एक मिली कि नहीं यार, अब एक एम मिल गया कि हमको कैसे ही करके अपनों को वापस स्टैंड करना है। जैसे ये लॉकडाउन 4 मई को थोड़ा सा खुला, गवर्नमेंट ने कहा जी अब आपको अपनी फैक्ट्रीज चालू करनी है। मैं, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं अपने लेबर की बात कर रहा हूँ, अपने स्टाफ की बात कर रहा हूँ, जो शायद करीब करीब हर एक इंडस्ट्री में सबको यही है। मेरा स्टाफ खुद आया और ये कह के बोला कि सर आप पैनिक ना हुए, आप फाइनेंशियली भी पैनिक ना हुए, जो सैलरी आप हमको देना चाहिए वो देते, हम आपस में डिसाइड कर लेते हैं, कोई 1 दिन में आएगा, कोई 3 दिन में आएगा, और आप एक बार फैक्ट्री चालू करें जिससे कम से कम लेबर जो यहाँ से, अब लेबर की सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि वो गांव जाना चाह रही है
लेकिन गांव में भी क्वारंटाइन करने के लिए उसको 27 दिन या 25 दिन का वो था। वो कह सर अगर हम वहां पे भी चले जाएं तो वहां पे भी हमारे पास कोई काम नहीं है। तो कम से कम आप अगर हम जयपुर में ही रहते हैं तो हमारे जॉब की आप 1-2 महीना की कुछ सिक्योरिटी दे दें कि जैसे ही ये आप 2 महीने चालू करोगे फैक्ट्री को तो फिर कहीं ना कहीं हमको भी आगे से आगे काम मिल जाएगा। तो ये सोचते हुए फिर मैंने अपने आप को संभाला, ये देखा कि हमारे पास में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है अभी जो हम कम से कम लेबर 100-200 लेबर के साथ मैं अपनी फैक्ट्री को इमीडिएटली चालू कर दूं तो ये जो प्लायन है यहाँ से जाने का जो माइग्रेशन है वो कुछ हद तक कम हो और लोगों को मिले कि नहीं फैक्ट्री चालू हो गई, क्योंकि एक एश्योरेंस मेरे को मिल चुका था कि हम आज नहीं कल, कल नहीं परसों आपका ये सिलावा माल लेंगे। तो मैंने इमीडिएटली उनको बुलाया और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन थी उसके हिसाब से चलते हुए आपस में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आज की तारीख में 200 से 225 आदमियों को मैंने वापस बुला के रोजगार दिया और उनको ये कहा कि देखो ये जानलेवा बीमारी नहीं है, अगर आप अपनी सुरक्षा करोगे तो आपके परिवार की सुरक्षा हो जाएगी। और इस चीज को लेबर ने माना कि नहीं सर आप सही कह रहे हैं। जहां मैं बड़ा परेशान हुआ करता था मेरी फैक्ट्री में जो जगह जगह ये थूक देते थे या पानी वेस्ट करते थे, अशोक जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वही लेबर, वही मेरे भाई मजदूर भाई, वही मेरे स्टाफ, अगर कोई थूकता हुआ भी पाया जाता है तो इमीडिएटली खड़ा करके बाहर निकाल देते हैं कि यार तू अपने कारण हमारी और तुम्हारी फैमिली को तुम नुकसान पहुंचाओगे। तो ये अवेयरनेस भी काफी आई है और होपफुली मैं तो एक चीज जानता हूं एज ए इंडियन कि जब ये एक आतताई हमले हिंदुस्तान पे बहुत हुए और हिंदुस्तान फिर भी खड़ा रहा, तो ये भी एक तरह का आतताई हमला था। जब सोमनाथ का मंदिर इतनी बार लूटा गया उसके बाद भी ना आस्था कम हुई और ना जुनून कम हुआ, तो हम वापस स्टैंड करेंगे और हिंदुस्तानी वर्ल्ड में पहला ऐसा कंट्री होगा जो सबसे पहले अपने बूते पर खड़ा होगा और वापस विश्व में अग्रणी देश बन के बताएगा। मुझे लगता है श्याम जी की बातों में बहुत सारे आयाम एक साथ आ गए और जिस भावना की तरफ उन्होंने हम सबका ध्यान आकर्षित किया, वहाँ तो ऐसा लगता है उनके लिए हम ताली बजा दें। क्योंकि ये जो सकारात्मक सोच है आगे बढ़ने की, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके साथ साथ इसमें जो एक भावनाओं का ताना बाना है, जैसे मजदूरों ने जिस तरह की भावना आपके प्रति व्यक्त की और फिर आपने भारत माता का स्मरण करते हुए भारत के फिर से आगे बढ़ने की बात और वो हौसले का उल्लेख किया, उसको लेते हुए फिर मैं मुंबई जब जा रहा हूँ डॉक्टर मनीष आचार्य जी के पास में, तो मनीष जी कई तरह की स्थितियों में एक स्थिति ये रहती है कि अब ये क्वारंटाइन शब्द हमारी रोजमर्रा की बोलचाल का एक शब्द बन गया है। हम में से बहुत लोगों को पता भी नहीं था कि क्वारंटाइन होता क्या है। लेकिन ये जो क्वारंटाइन वाली स्थिति मुंबई में लोगों को ऐसे रहने की मुश्किल रहती है, आई मीन जगह भी ठीक ठीक नहीं होती है। तो आपके कुछ पेशेंट्स को कभी क्वारंटाइन होना पड़ा या कोई ऐसा है जो पॉजिटिव आया हो, उसके साथ उसका अनुभव क्या रहा, उनको आपने किस तरह से ढाढ़स बंधाया, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताएं। सबसे पहले एक सोशल मीडिया के ऊपर एक काफी कॉमन हो गया था वर्ड क्वारंटाइन करके, एंड इंस्टाग्राम के ऊपर काफी ब्लॉगर्स हैं या सेलिब्रिटीज हैं, उन्होंने पोस्ट चालू कर दिया कि दीज आर पिक्चर्स ऑफ मी बीइंग क्वारंटाइन, ये वो, जबकि उसका मीनिंग क्वारंटाइन, आप घर पे क्वारंटाइन नहीं होते हो। क्वारंटाइन वर्ड उसके लिए यूज किया जाता है जो आदमी पॉजिटिव है एंड ही इज secluded out and kept at a center where he doesn't has any social contacts नहीं होते, physically काफी distance maintain होता है। जो लोग घर में बैठे हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप क्वारंटाइन में नहीं हो। जैसे श्याम जी है या जीतू जी हैं, ये अभी क्वारंटाइन में नहीं है, ये सोशल डिस्टेंसिंग या फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए अपने अपने घर में बैठे हैं। क्वारंटाइन वर्ड उसी को है जो अच्छा, पेशेंट मैं पॉजिटिव है। आपसे जी, आप थोड़ा क्वारंटाइन जो शब्द है टेक्निकली स्पीकिंग एज अ फिजिशियन उसका जो मतलब आप लेते हैं, तो मैं इसके साथ ये जोड़ दूं कि जैसे बहुत समय के बाद में इवैक्यूएट होके जो एनआरआईज भारत पहुंच रहे हैं उनको क्वारंटाइन किया जा रहा है, और कई लोगों के लिए ऐसा भी हमने सुना कि कहा कि वे आप अपने घर में ही क्वारंटाइन हो जाएं, तो हाँ, वो ऐसे गलत प्रयोग है क्या इस शब्द का? नहीं नहीं, घर में क्वारंटाइन होना है तो उसका ये मतलब है कि उसको रिस्क है, ही इज एट अ हाई रिस्क। पेशेंट जो या नॉर्मल आदमी जो फॉरेन से फ्लाई करके बॉम्बे आ रहा है या कोई भी स्टेट में जा रहा है, तो फॉर द 14 डेज ऑफ पीरियड जो है, 14 दिन के पीरियड के लिए
उसको अपने आप को आइसोलेटेड रखना है एक रूम के अंदर ही। उसका बाथरूम अलग होगा, उसका रूम अलग होगा, तो वो किसी के साथ में फिजिकल कांटेक्ट में नहीं आए, तो वो क्वारंटाइन अपने घर में हो सकता है। अगर आपके घर में 2 बाथरूम है, 2-3 बेडरूम्स है, जहाँ पे रेस्ट ऑफ द फैमिली एडजस्ट हो सकती है, और एक रूम डेडिकेटेडली सिर्फ आप ही के लिए होगा, उसमें दूसरा कोई नहीं आ सकता है। तो 14 दिन तक आपको खाना भी जो चाहिए तो आपके रूम के वहां पे मिल जाएगा आपको, पर आप रूम के बाहर नहीं आ सकते। जी, मैं समझ गया आपकी बात। तो ये बेसिक हाँ ऐसा हो गया कि जिसको हम नज़रबंदी कहते थे उससे भी ज़्यादा एक समझिए कि घेरा है कि आपको अकेले में ही रहना है। तो हमारे पास हाँ समय इतना है कि हम चलते चलते एक दो बिंदु और छू सकते हैं। तो ये जो एक आइसोलेशन हमारे जीवन में आ गया, चाहे आप भारत में हो कहीं भी हो, यानी आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आप किसी से मिलने भी नहीं जा रहे हो। और भारत में तो ऐसा बहुत रहता है कि भाई यहाँ वहाँ खाने पीने का मिलजुल कर कार्यक्रम चल रहा हो। तो जितेंद्र बोरा जी, ये जो एकांतवास जैसा कई लोगों के जीवन में आया है, तो इसको लेकर कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि भाई ये सरकार ने जो निर्णय ले लिया कि लॉकडाउन वगैरह हो गया, वो उचित था या नहीं था, या तो ये दोनों बातों के बारे में आपका अपना अनुभव और चिंतन क्या कहता है? मेरा चिंतन व्यास जी यही कहता है कि सरकार ने जो निर्णय लिया वो एकदम सही था। जिस हिसाब से ये महामारी बढ़ रही है, जैसे ड्रॉपलेट से बढ़ रही है, जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जिस तरह से महामारी, तो इसके लिए ये जरूरी था कि लॉकडाउन किया, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना। अभी भी जैसे इंडिया में अभी भी लॉकडाउन 4.0 चल रहा है। इसमें ये बोला है कि आपको जब जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलता है। कोई ऐसे नहीं कि जैसे रिलेटिव से मिलने जा रहा है, कोई दोस्त क्या जा रहा है, कोई बड़े भाई से मिलने जा रहा है, ऐसा नहीं। तो ये तो इस जरूरी है महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करना ही है। तो श्याम जी, आप बहुत एक तो दाढ़ी आपकी होने से भी ऐसा लग रहा है आप बहुत अधिक चिंतक हो गए हैं इन दिनों में, या पहले से भी रहे होंगे। तो आपके साथ में जब मैं फिर जुड़ना चाह रहा हूं, तो सवाल यही वाला, राज्य सरकार और केंद्र सरकार, कई बार ऐसा हुआ कि दोनों के बीच में जैसी तालमेल होनी चाहिए वैसी शायद नहीं रही, या वो तालमेल बनाए जाने की तरफ एक दूसरे से संवाद करते रहे। कोरोना वायरस के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ। और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और केंद्र में कांग्रेस की सरकार नहीं है, उसका तो मुझे नहीं लगता है कि विशेष असर पड़ता हो। पर श्याम जी, आपकी हिसाब से एक व्यवसायी के रूप में जैसी अपेक्षा आप कर सकते थे केंद्र सरकार से या राज्य सरकार के तरफ से कि ऐसी स्थिति में व्यवसायियों को या जो जिनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं उनको कुछ विशेष सहायता हो, जैसे स्टिमुलस पैकेज वगैरह की बात हम अमेरिका में भी सुनते हैं और हो कुछ है भी, उसकी डिटेल में नहीं जाते हो, तो आपका अपनी अपेक्षा और जो हुआ उसके बारे में क्या कहेंगे? अपेक्षा की बात है। अपेक्षा तो एक मनुष्य का स्वभाव है, अपेक्षा तो कभी किसी से कम हो नहीं सकती, हमेशा बढ़ती है। लेकिन एक व्यवसायी और एक भारतीय होने के नाते मेरे को पता है कि मेरी जो सरकार है, मैं यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं जो सरकार का मतलब हिंदुस्तान की सरकार की बात कर रहा हूँ, या पार्टी की बात नहीं हो रही। उन्होंने अपने हिसाब से जो भी पैकेज दिया है वो अपने हिसाब से उन्होंने अच्छा से अच्छा ही दिया होगा। लेकिन मेरी सरकार से आपके चैनल के द्वारा या आपके द्वारा ये विनती है कि आप कृपा करके जो भी पैकेज दे रहे हैं, आप इसको ये चीज सुनिश्चित करें कि क्या वो वाकई राइट आदमी के पास पहुंच रहा है क्या। क्योंकि आज पहली बार हिंदुस्तान के अंदर टॉप से लेके बॉटम तक का आदमी अफेक्टेड हुआ हो, चाहे अंबानीज हो और चाहे ये किसी के घर में बैठा हुआ मजदूर है उसका बच्चा हो, वो सारे अफेक्टेड हुए। वो सारे एक घरों में उनका सारा का बिजनेस बंद हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपने जो भी ये पैकेज बनाए अभी तक, आज से पहले उनको भी एक्सपीरियंस नहीं था, क्यों पैकेज बनते थे तो किसी लेवल के उद्यमी के पास जाते थे या वर्कर के पास जाते थे या जनता के एक भाग के पास जाते थे। लेकिन मैं उनसे यही अपील करता हूं कि आप एक ऐसा पैकेज आपने जो बनाया है तो उसमें ये सुनिश्चित करें कि वो हर इफेक्टेड आदमी के पास उसकी क्षमता के अनुसार जाए। सबसे आगे जो प्रॉब्लम अब आने वाली है ये है कि अभी नो डाउट मैं कितना भी अपने आप को पॉजिटिव करूं, एक बहुत बड़ी समस्या ये आ रही है कि हम अब जब तक हम अपने मार्केट में अपने बाजार में एक सेंटिमेंट्स नहीं लाएंगे कि भाई अब हमको बाहर जाना है या अब मेरा बच्चा मैं आराम से उसको प्लेग्राउंड में भेज सकता हूँ या मैं मॉल में भेज सकता हूँ, जब तक ये सेंटिमेंट्स नहीं आएंगे ये व्यापार की कड़ी नहीं जुड़ेगी। हमारे हिंदुस्तान में व्यापार की कड़ी जुड़ने के लिए सेंटिमेंट्स की बहुत आवश्यकता है और उस सेंटिमेंट्स आने में
कम से कम 6 महीने लगे या 8 महीने लगे। जब तक सरकार का यह है कि जिसका जैसा नुकसान हुआ है, जो जिस तरह से, तो वो उसकी भागीदारी निश्चित करे और ये कोशिश करे कि उस तक वो चीज पहुंचे। क्योंकि जब वो व्यापार वापस चालू करेगा, आज अगर सरकार कह रही है जी हमने आज दे दिया, लेकिन वो आज उसका जो भी पैसा आएगा वो या तो उसके खर्चों में चला जाएगा या उसके किसी और बैकरेप्स में चला जाएगा। मैं ये चाहता हूं कि सरकार ये भागीदारी निश्चित करे कि आने वाले टाइम में जब वो सेंटिमेंट्स आना चालू होंगे, जब उसका व्यापार चलेगा, उस टाइम उसको पैसे की सख्त जरूरत होगी, जिसको हम अपने कहते हैं कि भाई इनिशियल लेवल पे हमारे को जो मनी चाहिए वो जरूरत पड़ेगी, जिससे हम इस व्यापार को वापस सुचारू रूप से चालू कर सके। हिंदुस्तान, जी, दुनिया में एक हिंदुस्तानी ऐसा आदमी है जिसको आज भी ईश्वर पे अटूट विश्वास है और वो यही कहता है कि भगवान ने जो किया अच्छा किया है और जो आगे किए करेगा वो और भी अच्छा होगा। हरिवंश राय बच्चन की ये पंक्तियां थी कि मन का हो वो अच्छा, मन का ना हो अच्छा, मन का हो वो अच्छा और मन का ना हो वो और भी अच्छा। बहुत अच्छी बात आपने तो कही श्याम जी। मैं समय की सीमा को देखते हुए आपसे क्षमा चाह रहा हूँ और मैं डॉक्टर हम्म, मनीष जी से समापन के कुछ क्षणों का उपयोग करने के लिए जब बढ़ रहा हूँ, तो इन्होंने इंडियन स्पिरिट की बात कही मनीष जी। और मुझे पता है आपने जो कई सामाजिक संगठन है उनके साथ मिलकर इस आपदा की घड़ी में थोड़ा बहुत इस रूप में श्याम जी और जीतू बोरा जी भी सक्रिय रहे कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे मदद की जा सकती है। उसके बारे में आप बताएं कि जो सेवा की भावना रहती है भारत में, वो कोविड-19 का सामना करते हुए मुंबई में आपने कैसी उसको चरितार्थ होते हुए देखा, और आपने खुद भी कुछ संगठनों के साथ जो किया है उसमें से कुछ संक्षेप में आप हमारे साथ बताएं। अगर बात की जाए ये चैरिटी की और ये, तो मुंबई के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। मुंबई में काफी ऐसी नेचुरल कैलामिटीज और ये होते रहते हैं। तो मुंबई के जितने भी पब्लिक है, कॉमन पब्लिक, हर एक जन, वो हमेशा ये सिचुएशंस में या ऐसी कोई भी नेचुरल डिजास्टर्स हो, कोविड का सिचुएशन हो या जब हैवी रेनफॉल होती है, फ्लडिंग का होता है, तो मुंबई की खुद की जो लोकल पब्लिक है वो हमेशा आगे बढ़ती है हर एक जन को साथ देने के लिए, हर तरह से मदद करने के लिए, चाहे वो फाइनेंशियली हो, खाने से हो, रहने की हो, सब कुछ तरह से। सेम टू सेम अभी भी जो कोविड का चल रहा है, तो उसके लिए काफी संस्थाएं ऐसी है जिसके साथ मैं भी जुड़ा हूँ, जिन्होंने राइट फर्स्ट डे से लेके आज तक काफी लोगों को पहले तो राशन किट्स प्रोवाइड किए, जैसे मेरे जो फाउंडेशन जैसे अटैच पुण्य कर्मा करके, तो उन्होंने करीब करीब 30,000 राशन किट्स दिए हैं। करीब 1.5 लाख फूड, रेडीमेड जो फूड है जो नीडी लोग हैं उनको पहुंचाए हैं। कुछ हॉस्पिटल्स में दिए हैं, कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहाँ पे पीपीई किट्स की कमी थी वहाँ पे पीपीई किट्स भी दिए हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल से पता चला था कि अनफॉर्चुनेटली जो पेशेंट्स कोविड से बच नहीं सकते हैं, तो उनको डिस्पोज करने के लिए बॉडी बैग्स की उनको कमी थी। तो एट प्रेजेंट हम लोग अभी तक करीब करीब 20 बॉडी बैग्स भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल को दे चुके हैं। तो इस तरह से कुछ ना कुछ करके कर रहे हैं। बट टोटल कोरोना के चक्कर में आने से एक मेन पिक्चर क्लियर क्या हो जाती है कि हर एक नॉर्मल आदमी को जीने के लिए, खुश रहने के लिए क्या चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो उसको बेसिक नेसेसिटीज ही चाहिए, चाहे वो खाने की हो, पहनने की हो, रहने की हो। तो उसके अंदर लग्जरीज चीजें जो आती है आप सभी को अवॉइड कर सकते हो। आपको ये सिर्फ आपके लॉकडाउन पीरियड में नहीं, अगर आप ये चीजें आपकी पूरी लाइफ के अंदर फॉलो करते हो, तो उससे अच्छी लाइफस्टाइल जो बिना द्वेष के, बिना कोई रंजिश के, सब खुश होके एक साथ में आप निकाल सकते हो। तो बेसिक जरूरतें जो आदमी को खुश रख सकती है वो अभी सभी को रख रही है। सभी जो जो लकी है खुद को अपने घर के फैमिली के साथ में रह रहे हैं, जिनको 2 वक्त की सादा सिंपल खाना मिल रहा है, कोई बर्गर नहीं है, कोई पिज्जा नहीं है, कोई मॉल में घूमना नहीं है, कहीं फैशन वाले कपड़े नहीं पहनने हैं, कोई शॉपिंग पे नहीं जाना है, कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस पे नहीं जाना है। तो काफी ये सीख सकते हैं कि अपनी जरूरतें जो अपने को खुश करती है वो काफी छोटी सी और लिमिटेड है, और अपन ऐसे ही समय, पैसा, एनर्जी, हरी वरी एंड करी किसके लिए कर रहे हैं, जो चीजें अपने को आगे कहीं काम नहीं आने वाली। क्या बात है।
आपकी जो बातें ये हमारे सबके आगे भी काम आने वाली हैं। डॉक्टर मनीष आचार्य जी ने न केवल मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि जो एक हमें इसका एक फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट जो है पूरी सिचुएशन का, और क्या क्या जो लेसन्स हैं वो हम ले सकते हैं। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। जयपुर से जो व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग के 800,000 लोगों के बाद अब 200 लोगों को आपने फिर से रोजगार पर लाने की स्थिति में आए हैं, और आप सफलता की तरफ बढ़े, ऐसी कामना भी है और विश्वास भी आपकी बातों को सुनकर। मैं अशोक जी इसमें एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि अपनी जरूरतें को सीमित रखें, जी। तो मैं उसमें थोड़ा सा ये कहूंगा कि अगर हम अपनी सारी जरूरतों को सीमित रखेंगे तो फिर बाजार में सेंटिमेंट्स कैसे आएंगे? बाजार के सेंटिमेंट्स तो मॉल और पिक्चर और कपड़े खरीदने में ही आएंगे ना। तो थोड़ा सा वो सेंटिमेंट्स भी जिंदा रखो, तो बाजार जिंदा होगा तो सबको रोजगार भी मिलेगा। ये बात आपकी सही है, और मुझे लगता है ये दोनों के बीच का संतुलन आवश्यक है। और दरअसल मुझे ये कहने का अवसर आपकी उपस्थिति में ले लेना चाहिए कि हम संतुलित जीवन जिए, यानी बहुत अधिक आवश्यकताओं के पीछे भी नहीं भागे। और जो डॉक्टर मनीष कह रहे थे कि जो मूल है जीवन की आवश्यकताएं, जो हमारी एकदम बेसिक आवश्यकताएं, नीड्स हैं, या वो जीवन की प्राथमिकता है, ये बात कहीं ना कहीं कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति ने हमारे सामने स्पष्ट कर दी। डॉक्टर मनीष का धन्यवाद है। जितेंद्र बोरा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और श्याम जी, ऐसा लगता है आप बड़े ज्ञानी आदमी, आपसे फिर कभी चर्चा करने का अवसर हमें मिले, ऐसी कोशिश। बिल्कुल अशोक जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो चर्चा थी वो इंडियन स्पिरिट के बारे में थी, और इंडियन स्पिरिट किस तरह से चिकित्सा जगत को लेते हुए और साथ ही साथ व्यवसाय और रोजगार और भावनात्मक जो एक आरोह अवरोह, या जिस तरह का एक भौचाल सा आ गया है बहुत सारे अनिश्चय को लेकर, उसका सामना करने के लिए भारत की माटी किस तरह से सक्षम है प्रेरणाएं देने के लिए, प्रचुर प्रेरणाएं देने के लिए, वो हमें श्याम जी की, जितेंद्र जी की और मनीष जी की बातों से बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हुआ। मैं फिर एक बार आप तीनों जो त्रिमूर्ति हमारे साथ जुड़े हैं भारत से, जयपुर गुलाबी नगरी के ट्रेडर जितेंद्र बोरा जी, व्यवसायी श्याम हर्ष जी, और मुंबई से डॉक्टर मनीष आचार्य जी, उन सब का धन्यवाद करते हुए आप सबका विशेष रूप से हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाओं के साथ आभार। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।